नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। अब की बार किसका गुजरात, ये तय कर रही है गुजरात की जनता। लगातार पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें कि 3 बजे तक 48.34% बताया जा रहा है कि मतदान दर्ज किया जा चुका है। अलग अलग इलाकों से मतदान के प्रतिशत सामने आ रहे हैं और जो एवरेज है वो है 48.48%। डांग में सबसे अब तक 58.55% मतदान हुआ है। नर्मदा में 63.88% मतदान और तापी में बताया जा रहा है सबसे ज्यादा 64.27% मतदान दर्ज किया जा चुका है। दिन चढ़ते ही मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला। डांग, नर्मदा, तापी ये वो सीट्स हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है और ओवरऑल जो संख्या वो आपको बता दी हमने। और कुछ आंकड़े देख लीजिए, जो 89 सीट हैं उस पर किस तरीके से प्रत्याशी उतरे हैं। ये 2017 के आपको नतीजे दिखा रहे। बीजेपी को 48 सीट, कांग्रेस को 38, 2 और 1 अन्य एनसीपी को। ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 2017 का जो गणित है, किसे कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस के लिए भी बेहतर रहा था, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस अपनी जगह बना पाती है, इजाफा कर पाती है, या फिर उसे जो चैलेंज आम आदमी पार्टी से मिल रहा है उसका नुकसान होगा, ये देखने की बात होगी। और अब वो दिग्गज जो पहले चरण में जिनकी साख दांव पर है, तो ये देखिए खंबालिया सीट सबसे ज्यादा नजर में, क्योंकि आपके सीएम कैंडिडेट इसुदान गढ़वी है यहां से। आयर मुलू भाई बीजेपी के कैंडिडेट हैं। झगड़िया की बात करें तो यहां पर बीजेपी से रितेश भाई हैं, बीटीबी से महेश वसावा और आईएनडी से छोटू वसाया हैं। जामनगर नॉर्थ की बात कर लेते हैं, अहम सीट है और यहां बीजेपी की रिवाबा जडेजा ये आपको नजर आ रही हैं, कांग्रेस के विपेंद्र सिंह हैं। और वरच्छा सीट यहां से बीजेपी के सीनियर नेता हैं किशोर भाई कनानी और प्रफुल्ल भाई, ये हैं जो पहले चरण में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 9% और इस तरीके से 69 महिलाएं हैं जो चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। करोड़पति उम्मीदवार 211 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 27% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया है उसके मुताबिक ये नतीजे, क्योंकि 788 कुल उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के जो पहले चरण में किस्मत को आजमा रहे हैं। तो करोड़पति उम्मीदवार 27% हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट मेरे सभी सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। मोरबी में मौजूद हैं भूपेंद्र, मेरे सहयोगी, उनका रुख कर लेंगे। भूपेंद्र, अब मत प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 50% से कम है। मोरबी सीट से क्या खबर आ रही है? वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, टर्नआउट वहां पर बढ़ा है वोटर्स का? देखिए, अभी तक मोरबी में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले आधे घंटे से बहुत ज्यादा नीरस हो गया। यहाँ पर लोगों में उत्साह अब नहीं देखने को मिल रहा है। जो जनता यहाँ पर अब तक कतारों में दिखाई दे रही थी, अब अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी न के बराबर लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। शाम के 4 बजे का वक्त है और अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 53% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है। और अब जो है वोटिंग काफी धीमी हो गई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिरी वक्त है चुनाव का, आखिरी घंटा है, लेकिन मतदाताओं के अंदर जो सुबह से उत्साह देखने को मिल रहा था, जो कतारें लंबी लंबी सुबह हमको दिखाई दे रही थी, वैसी कतारें अब नहीं दिखाई दे रही हैं। अब इक्का दुक्का लोग हैं वही यहाँ पर मतदान करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर चूंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 63% के आसपास मतदान हुआ था। अब तक 53% मतदान जो है वो 3 बजे तक का आंकड़ा जो आया है हमारे पास उसके मुताबिक हो चुका है। अब मतदान बहुत धीमा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि शायद पिछली बार का जो आंकड़ा था उसी के आसपास भी इस बार जो है वो मतदान दिखाई दे। जो तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे थे, लोग की लंबी लंबी कतारें, महिलाएं बड़ी तादाद में, यंगस्टर काफी थे, सीनियर सिटीजन थे, वो अब बूथ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, शादियों का बहुत सीजन चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा शादियां चल रही हैं और सुबह से ही ये एक आशंका जताई जा रही थी कि शादियों की वजह से हो सकता है लोग मतदान केंद्र तक कम आए। और अब चूंकि शाम का वक्त है, शादियां ज्यादातर शाम के वक्त में होती हैं, तो ऐसे में
ये माना जा रहा है कि हो सकता है उसकी वजह से अब जो मतदान केंद्र है वहां पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि ये भी सुनने में आया कि कई कार्यकर्ता जो है वो अब घर घर जाकर मतदाताओं को बूथ तक लाने का प्रयास में जुट गए हैं, क्योंकि जिस तरह की नीरसता इस समय दिखाई दे रही है, अगर ऐसा ही रहा तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मतदान बहुत ज्यादा मतदान के लिए लगातार प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे थे, चुनाव आयोग ने कई कोशिशें की हैं, वो यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजीव पंचोली है हमारे साथ बीजेपी से, और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव पंचोली जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये कच्छ, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा कांग्रेस ने आपको यहाँ पर चैलेंज दिया था। इस बार आपको क्या दिख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लग रहा है कि क्लीन स्वीप करेंगे आप पूरे इलाके में? देखिए, पिछली बार जब 2070 का इलेक्शन था, तब ये जो विस्तार था, वहां पटेलों के जो सौराष्ट्र का विस्तार है वो पटेल प्रभावित एरिया है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त वोट शेयर था 48%। और हमें पटेलों की, मतलब ये हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जहां अभी जो ये वोटिंग हो रही है उसकी वजह से कुछ सीटों में हमारा बदलाव आया था। पर उसके बाद में 2019 का जो इलेक्शन हुआ वहां पर वोट शेयर 68% हो गई। जो 26 एमपीज है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे गुजरात में हो गए, मतलब कोई भी एमपी का उम्मीदवार कांग्रेस से नहीं जीता। उसके बाद में गुजरात में जो वोटिंग पैटर्न हुई, जो एक विकास की राजनीति हुई, और गुजरात में हमारे विजय भाई रूपानी, उसके बाद में भूपेंद्र भाई पटेल और पार्टी के प्रेसिडेंट CR पाटिल के नेतृत्व के हिसाब से जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, मैं समझता हूं कि केवल एक इलेक्शन अल्पेश ठाकुर का हम लोग हारे। उसके बाद में 2090 के बाद में जितने भी इलेक्शंस हुए, मैं समझ, महानगर पालिका का इलेक्शन हो, जिला पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पालिका का इलेक्शन हो, सब हम 100% जीते हैं। लेकिन आपको नुकसान जो है वो रूरल एरियाज में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं बीजेपी की वो धमक देखने को मिलती है? जी, मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि 2019 के इलेक्शन के बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे जो तालुका पंचायत है, वहां पर भी हम 97.5% सीटें जीते हैं, और जिला पंचायत कि जहां पर ग्रामीण इलाका है वहां 100% भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायतें बन चुकी है। तो अभी जो 2017 का माहौल अलग था, ये माहौल पूरा अलग है, क्योंकि केवल विकास की राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिल जीत लिया है। माननीय भूपेंद्र भाई और नरेंद्र भाई की डबल इंजन सरकार ने हर घर तक, हर गांव तक रास्ते पहुंचाए हैं, पक्की सड़कें पहुंचाई है, हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हर घर तक जल से पानी पहुंचाए, और नर्मदा योजना पूरे गुजरात में एक पहुंची है। उसके हिसाब से यहाँ का वाटर टेबल भी बढ़ा है, वाटर का लेवल भी जमीन में बढ़ा है, तो लोग खुशहाल है। खेडूत, तो किसानों की जो आमदनी है वो भी ज्यादा अच्छी बढ़ी है, क्योंकि हमने 1.5% MSP भी बढ़ाई है। तो फिलहाल 360 डिग्री देखा जाए तो गुजरात में विकास की राजनीति के साथ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उभरा हुआ है। जैसे महाकाली के मंदिर पर 500 साल के बाद वहां पर ध्वजा लहराई, एक सोमनाथ दादा का अच्छा कॉरिडोर है, हमारे मां अंबा का कॉरिडोर है, जूनागढ़ में हमारे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ में विकास की राजनीति है, यहाँ के लोगों के दिलों पर वो छाई हुई है, और केवल भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। जी चलिए, जो ज्योति कुमार सिंह जी जो बातें संजीव जी कह रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं आप? ग्रामीण इलाकों में कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पूरी तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी इन्हें जगह मिलेगी। अगर आपके स्ट्रांग पॉइंट्स की बात करें तो पिछले चुनाव में यही आपका स्ट्रांग पॉइंट था कि आपने ग्रामीण इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आपकी एंट्री हो गई है और आपको कमतर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के मुकाबले। ये आपका परसेप्शन हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं बात शुरू करूंगा रामधारी सिंह दिनकर की बात से कि हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो उसी तरह है जिस तरह नरेंद्र मोदी जी हैं, केवल जो बातें कर रहे हैं। आज सोचिए, आज
प्रधानमंत्री को 50 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ रही है। किस लिए करनी पड़ रही है? ये जो आप परसेंटेज जो वोट दिखा रही हैं, ये सारा परसेंटेज जो वोट इनके काम क्रियाकलापों का वोट है। ये परसेंटेज है। ये आप बताएं, जहां पर पिछले बार जितनी परसेंटेज थी, इस बार 40, 35, 38 अभी तक जो आपके माध्यम से जो पता चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का केवल नकारापन है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। ये कहां पर पहुंच जाते हैं? हर हमेशा किसी नाम पर चले जाते हैं, तो कभी कोई किसी के पार्टी ने क्या बोल दिया उस पर चले जाते हैं। सिंह जी, ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री की पदयात्रा की बात की, उनके रोड शोज रैलियों में तो पिछले चुनाव में से कमी देखी गई है। पिछली बार 34 किया था, इस बार सिर्फ 27 कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो उतना दम नहीं दिखाया। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि आप कैंपेनिंग करेंगे, वो उसमें तो आगे निकल गए हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आप इस बार का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन बहुत साइलेंट इलेक्शन है। आप देखेंगे जो 38 और 48 पिछले बार का जो सीटें थी, वो इनके डबल डिजिट, भारतीय जनता पार्टी के डबल डिजिट नहीं आएंगे, और आप पार्टी तो खाता नहीं खोल पाएगी सौराष्ट्र में। और ये जितनी वोटें हैं, वो केवल कांग्रेस के इसलिए हैं कि अभी देखिए आदिवासियों में, देखिए आप आदिवासी में अभी तक वोटिंग का जो परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। वो किस लिए? क्योंकि इन लोगों ने आदिवासियों को बदनाम किया, वनवासी बोल कर, जो आदिवासी के बारे में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जिनके बारे में इन लोगों ने, एक दलित अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये आदिवासी जिसको राहुल गांधी बार बार बताते रहे कि ये देश तुम्हारा है, ये जंगल तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारा है, जिनको ये वनवासी बोलकर करते हैं। विकास की जहां तक ये बात करते रहे, ये विकास तो इनका मुराबी में जो पुल गिर गया, उसी मुराबी में दिख गया। इस आपके ही न्यूज 24 का एक बहुत अच्छा आंकड़ा, बहुत अच्छा सर्वे, मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया, जिसमें आपने बताने का प्रयास किया कि केवल 50% लोगों की सालाना आय 53,610 की कमाई बताया है, जिसमें 50% लोगों के पास मासिक आय कमाई केवल 5,000 आते हैं। ज्योति कुमार सिंह, हाँ, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर सर कि जो वोटर है, जिस वक्त वोट करने जाता है, क्या ये मुद्दे उसके ऊपर हावी रहते हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यकीन रखता है कि नहीं, ये आगे जो है चीजें ठीक होंगी? भूपेंद्र मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार इस पर नजर बनाए हुए, जो बातें हमारे मेहमान कह रहे हैं, भूपेंद्र, मैं चाहूंगी इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज दिख रही है, और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की स्थिति कहां दिख रही है आपको आपके एंट्री के बाद? इसका जवाब मुझसे ले ले आप। मैं लौट रही हूं आपके पास। एक टिप्पणी भूपेंद्र की, मेरे सहयोगी के दौर से ही आप देखेंगी तो देखिए, शुरुआती दौर से ही मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये चुनाव शुरू हुआ, इसका ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके पहले से ही आपने बहुत एग्रेसिव प्रचार जो है वो शुरू कर दिया था, और कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस की चर्चा पहली बार तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप कांग्रेस पर नजर रखिए, वो साइलेंटली खटिया बैठक करके प्रचार कर रही है। हालांकि उसके बाद भी ये कोशिश की गई देखने की कि कहीं किसी तरह से कांग्रेस की कोई बड़ी रैली दिखाई दे, कोई बड़ा रोड शो दिखाई दे, कोई बड़ी जनसभा दिखाई दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रैली हुई 5 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पहले, जहां पर यह कहा गया कि 5 लाख बूथ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी रैली है, और उसके बाद में फिर दूसरी बार एक रैली देखी गई जो दक्षिण गुजरात और एक सौराष्ट्र में, राजकोट और नवसारी में राहुल गांधी ने की। इन दोनों रैलियों के अलावा कोई भी बड़ी जनसभा जो है कांग्रेस की नहीं दिखाई दी। वहीं बीजेपी की मैं बात करूं, उन्होंने पूरी फौज उतार दी है। खुद प्रधानमंत्री ने एक ऐसे इलाके चुन कर प्रचार किए हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर थी, जहां पर पिछली बार बीजेपी को नुकसान हुआ था, चाहे वो आदिवासी बेल्ट हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, सौराष्ट्र के इलाके हो, अमरेली हो, सोमनाथ हो, ऐसे तमाम बेल्ट जहां पर बीजेपी कई पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, और उन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री ने खुद, अमित शाह ने खुद, और उनके तमाम जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको लगाया गया, और ताकि स्थिति को मजबूत किया जाए। उन्होंने हर वो पहलू आजमाया, चाहे उनमें कांग्रेस के नेताओं को अपने पक्ष में लाना हो, बड़े चेहरों को अपने पाले में लाना हो, तमाम ऐसे कद्दावर नेता हो जिनको टिकट देने की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो समीकरण हो, जाति
पार्टीगत समीकरण हो, एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उम्मीदवारों को बदलना हो, ये तमाम चीजें जो है बीजेपी ने अपनाई। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस इस तरह से दिखाई दी। पहले तो ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं साइलेंट प्रचार चल रहा है, खटिया बैठक चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस इस तरह का कोई ऐसा प्रचार कर रही हो जहां पर वो एक फाइट के मोड में हो। हमको इनका प्रचार सिर्फ इस तरह का दिखाई दिया जहां पर जो इनके पास सीटें हैं उसको कैसे बचाई जाए, चाहे वो आदिवासी बेल्ट की सीटें हो, चाहे वो ग्रामीण बेल्ट की सीटें हो, सौराष्ट्र की सीटें हो, उसको कैसे बचाई जाए। जो इनके उम्मीदवार जिनको इन्होंने पहले से ही रिपीट कर दिया था, पहले से ही कह दिया था कि आपको चुनाव में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करनी शुरू कर देनी है, उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई कांग्रेस की तरफ से होती हुई मुझे दिखाई दी, न कि किसी पार्टी को हराने के लिए, न कि सरकार बनाने के लिए। ऐसी कोई फाइट जो है कांग्रेस की तरफ से फिलहाल गुजरात के चुनाव में ऐसी नजर नहीं आई। ज्योति कुमार जी, आप क्या कहेंगे? आप दिया, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको आप कैसे जानेंगे? जो इलेक्शन जीता जाता है वो स्ट्रेटजी से जीती जाती है, वो केवल सड़क पर नाच कर और राहुल गांधी को गाली देकर थोड़ी दी जाती है। और कांग्रेस पार्टी को केवल उल्टी पुल्टी बातें बोलकर थोड़ी दी जाती है। नहीं, बयानबाजियां तो आपकी पार्टी की तरफ से भी होती हैं और वो सबसे बड़ा हथियार बन जाता है बीजेपी के लिए। हमारे वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे चेयरमैन, मीडिया के चेयरमैन प्रवीण खेरा जी ने ठीक बात कहा कि जब प्रधानमंत्री इटली की बेटी और जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री बोलते थे तो वो बातें समझ में नहीं आती थी लोगों को, और इनको बोल दिया गया तो इनको मिर्ची काटने लगने लगी। क्यों भाई, क्यों लगने लगी? और आप देखिए, हमारे ही इन्हीं के नेता है ना, जो गडकरी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोला कि वो सबसे अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं को क्या बोला था, तो उस पर मीडिया की नजर क्यों नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की नजर क्यों नहीं जा रही है? और जब अब हार रहे हैं तो गली गली घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, वोट दे दो, वोट दे दो और सबको अपील कर रहे हैं कि वोट डालने जाओ, और वोट कोई डालने ही नहीं आ रहा है। जो वोट डालने आ रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में डालने आ रहा है। इस बात को तो आप ध्यान देना। आज इनका जॉबलेस रेट इन इंडिया 7.7% है। 700 स्कूलों में गुजरात में केवल एक टीचर है। किसकी बात करेंगे, किस पर ये वोट मांगेंगे? चले जाते हैं। अभी प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि धर्म पर चले गए। अरे क्यों धर्म पर? काम किए हो तो काम पर वोट मांगो ना। क्या काम किए इस पर जवाब दीजिए। तो आपकी दिख जाए। बीजेपी को ये तो फायदा है गुजरात में कि आप एंटी इनकम्बेंसी नहीं, आप प्रो इनकम्बेंसी को फेस करते हैं। और लेकिन जब चुनाव बिल्कुल अपने मुहाने पर होता है, मतदान से पहले कोई ना कोई बात कांग्रेस की उठाकर उसे एक बड़ा हथियार बनाया जाता है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो आज भी हथियार बना हुआ है। आज पीएम ने भी उस पर रिएक्ट कर दिया कि राम की धरती पर रावण का जिक्र करना सही नहीं था, और इसका जवाब आम जनता देगी। अमित शाह भी यही कह रहे हैं। क्या यही आपकी स्ट्रैटेजी है और इसी पर जीत हासिल करते हैं आप? देखिए, गुजरात में जो राजनीति हुई है वो विकास की राजनीति हुई है। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है काफी बखलाए हुए, वो स्टूडियो में मतलब कहीं पर बैठकर गुजरात की रियलिटी को समझते नहीं है। हम लोग गुजरात के ग्राउंड वर्कर के, जैसे आपके संवाददाता ने भूपेंद्र सिंह ने, मैं आपसे कृपया करूंगा कि आप डिसिप्लिन बनाए रखें। आप जब बोलते थे मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में बोलते थे मैं नहीं बोला। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं स्टूडियो से गुजारिश करूंगा कि उनकी माइक की आवाज बंद की जाए। मैं स्टूडियो से गुजारिश करूंगा, आप चैनल खरीद लिए हैं, चैनल को आप ऑर्डर देंगे, आप चैनल को ऑर्डर देंगे कि आवाज बंद। मैं गुजारिश करता हूं कि आप बीच में ना बोलिए। एक सवाल उठाया था ज्योति जी, उस पर रिएक्ट करने दीजिए संजीव जी को। अब जनता वोट देके आपको भगाएगी। ये जो चैनलों को डराने का जो काम करते हैं ना, बंद करें आप। नहीं बोलिए ना, आप बोलिए। आप जब तक बोलते रहेंगे मैं आपको हाथ जोड़ के बैठा रहूंगा। आप बोलिए, आपको जितना बोलना है ना। नहीं, आपकी डिसिप्लिन, आपको न तो डिसिप्लिन है, न तो आपके उम्र का कोई लिहाज है। वोट मांगे, आप विकास पर वोट मांगे। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास आम जनता के दिमाग में कितनी ज्यादा है
उसको लेकर वो कितने चिंतित है, मोरबी का मुद्दा उनके ऊपर कितना ज्यादा हावी है, ये तमाम बातें हमने अपने महा कवरेज में रखी है। और मोरबी से ही भूपेंद्र भी लगातार बता रहे हैं कि वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। महा कवरेज में लगातार बातचीत जारी रहेगी। आप सभी मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। भूपेंद्र, आपके पास भी लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन गुजरात के इलेक्शन पे तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।